जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। देखते हैं वो क्या है। समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। ठीक, तो टॉपिक से साफ स्पष्ट है कि हम इसमें क्या देखेंगे कि जो समावेशित बच्चे हैं उनको जांचने के कौन कौन से टूल्स हैं या कौन कौन सी तकनीकें। तो नॉर्मल सी बात है कि जो समावेशित बच्चे होंगे, ठीक, उनके अधिगम को हम कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए हम उनके मानसिक स्तर को जानेंगे ना, क्योंकि अगर मानसिक स्तर को जान गए तो हम समझ जाएंगे कि भाई जो समावेशित बच्चा है उसका अधिगम स्तर क्या है। ठीक, तो इसके लिए और मानसिक स्तर के लिए हम क्या करेंगे भाई, उसका बुद्धि परीक्षण करेंगे। तो बस इस टॉपिक में हमें बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो भाई देखिए कि जो प्राचीन काल में भाई क्या होता था कि जो मानसिक स्तर भाई जांचने के लिए जो तरह तरह की चीज़ें प्रयोग में आज लाई जा रही हैं वो नहीं लाई जाती थी। नॉर्मली आपको याद होगा कि बचपन में कोई वृद्ध जन है, वो आपसे कोई पहेली पूछता था, अगर आप उसका सही जवाब दे लेते थे तो भाई कहता था कि वाह बेटा बहुत बढ़िया, तुम्हारा भाई मानसिक स्तर बहुत बढ़िया है। ठीक, लेकिन आज क्या है, आज कई सारे जो बुद्धि लब्धि प्रयोगशालाएं विकसित हो चुकी हैं और तरह तरह के बुद्धि परीक्षण आ चुके हैं। तो वो पुरानी विधि है वो नहीं उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ये था इसका मतलब जो मैंने अभी बताया, ये प्राचीन काल में ऐसा होता था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि शुरुआत में आप देखते हैं कि 1879 में लिप्जिंग जो जर्मनी का एक स्थान है, वुंड महोदय ने भाई प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। ठीक, इस प्रयोगशाला में भाई बुद्धि का मापन इसका जो बुद्धि का मापन किया जाना था। ठीक, और बुद्धि का मापन करने के लिए ये प्रयोगशाला खोली गई थी। लेकिन क्या था कि भाई 1901 में जर्मनी के भाई मनोवैज्ञानिक थे वेस्लर ने इसकी आलोचना की। क्या आलोचना की कि भाई प्रयोगशाला में विशेष यंत्रों द्वारा बुद्धि का मापन किया जाना असंभव है। ठीक, इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि का मापन जो है वो यंत्रों के द्वारा करना असंभव है। और लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि भाई बुद्धि मापन की दृष्टि में विद्यालय की जो परीक्षाएं प्रयोगशाला से कहीं अच्छी होती हैं, क्योंकि परीक्षाओं के माध्यम से हम उसके मानसिक स्तर को जान सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रयोगशाला में आप प्रयोग करके किसी के मानसिक स्तर को जानना चाह रहे हैं तो भाई ये कैसे संभव है, ऐसा मतलब वेस्लर ने बोला था। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि भाई अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था, 1905 में। ठीक, 1905 में, और अल्फ्रेड बिने ने किया सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, और इन्हें बुद्धि परीक्षण के पिता या जन्मदाता हम लोग कहते हैं। अगर हम इसके आगे और भी बात करते हैं तो भाई बिने, और ये बिने जो है और साइमन, ठीक, इनका नाम आता है। इन्होंने भी भाई बुद्धि लब्धि को लेकर या मानसिक स्तर की जानकारी के लिए अपने कई प्रयोग किए, कई कार्य किए। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि भाई जो बुद्धि लब्धि होती है, क्या बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि क्या होती है, इस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि जो होती है वो हमें यह बताती है कि जो मानसिक जो बालकों की जो मानसिक योग्यता होती है उसमें किस गति से विकास हो रहा है। ठीक, और आईक्यू का जो फार्मूला है वो आप सबको याद ही होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा ही होगा। चलिए देख लेते हैं जो आईक्यू का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो वो होता है कि बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मेंटल एबिलिटी या मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक, तो ये जो फार्मूला है हम इससे बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। ठीक, एग्ज़ाम वगैरह में अगर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं तो इनकी वैल्यू भाई दी होती है, आप पुट करिए वैल्यू और आराम से आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद हम एक चार्ट पे बात करेंगे। ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करती है, और ये टर्मन द्वारा दिया गया था। तो इसको देखते हैं कि 0 से 24 क्या है, जड़ बुद्धि है, और 25 से 49 मंद बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख, और 70 से 79 निर्बल बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि सामान्य बुद्धि जो होती है वो 90, उसका जो स्तर होता है वो 90 से 110, कहीं कहीं लिखा होता है 109। ठीक,
और 110 से 119 उत्कृष्ट बुद्धि, और जो 140 से अधिक वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। हम सब लोग बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार की। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या है भाई? 2 प्रकार का होता है। एक तो भाई अगर परीक्षण किया जाएगा तो पर्सनली किसी व्यक्ति पर किया जाएगा, किसी बालक पे किया जाएगा, और एक जो है वो ग्रुप वाइज मतलब सामूहिक रूप से किया जाएगा। तो भाई 2 प्रकार हो गए ना, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और इन दोनों के 2 भाग होते हैं, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये इनके लिए भी होता है और ये इनके लिए भी होता है, मतलब शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। और शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो ये जो होते हैं टर्म्स आप याद रखिए, ये दोनों में होते हैं, बस केवल व्यक्तिगत और सामूहिक बदल जाता है। तो व्यक्तिगत क्या होता है कि भाई एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक है। और सामूहिक में एक समय में अनेक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है। और इनकी कुछ उपयोगिताएं भी हैं, इनकी भी कुछ उपयोगिताएं। इनकी उपयोगिताएं ये हो गई कि भाई विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि पर्सनली आप किसी की बुद्धि का परीक्षण करोगे तो विश्वसनीय होगा ना कि भाई हमने जैसे किसी बालक की बुद्धि का परीक्षण किया तो उसी का रिजल्ट आएगा ना। सामूहिक में हम नहीं बता सकते कि किसी एक इंडिविजुअल बालक की बुद्धि का स्तर क्या है, उसमें हम सामूहिक बताएंगे। लेकिन व्यक्तिगत में हम पर्सनली उस मतलब बालक का बुद्धि परीक्षण जो करेंगे उसका रिजल्ट आएगा वही बताएंगे। इसलिए क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। और जो बच्चे भाई ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए भाई सही है, और व्यक्ति की गुणात्मक क्षमता का पता चलता है, ठीक है। तो ये इसकी उपयोगिताएं हो गई। और अगर वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता की बात करें तो क्या है कि अब भाई अगर हम किसी एक व्यक्ति पर खर्चा करेंगे, और मतलब जो हमारा खर्चा है, आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि भाई एक समूह पे खर्चा करेंगे तो कम आएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति पर पर्सनली हम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उसका बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें जो खर्चा आएगा वो ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर ग्रुप में करेंगे तो वो कम खर्चा आएगा, ठीक। और समय भी कम लगेगा, और इसका जो प्रशासन सरल है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों की भाई ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसका निर्माण एवं मानकीकरण बिल्कुल सरल है, ठीक। तो ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ये हो गया। बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार हो गए और भाई इनके अपने अपने 2 प्रकार हो गए। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसके बारे में। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक बार इसके संदर्भ में हम लोग लेते हैं। तो अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसके अंतर्गत 3 परीक्षण आते हैं, एक बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, और बिने का संशोधित परीक्षण, और स्टैनफोर्ड संशोधित परीक्षण। तो देखिए शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि भाई इसमें जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, और भाई इसका उत्तर भी उसी माध्यम में देना पड़ता है। तो ये शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया। और इसके अंतर्गत हमारे ये 3 परीक्षण दिए हुए हैं। तो अगला है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो इसमें क्या होता है कि भाई इस परीक्षण में प्रश्नों को चित्रों के माध्यम से भाई प्रस्तुत किया जाता है, और उत्तर भी चित्रों के माध्यम में देना पड़ता है, और इसे निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं इसको, ठीक। इसके अंतर्गत भी 3 परीक्षण आते हैं, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण माला, और वैस्लर वैल्यू परीक्षण। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। तो जो अगला हमारा था बुद्धि परीक्षण के प्रकार 2 में कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक। तो उसके भी 2 पार्ट थे, एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और इसके भी 2 भाग हैं। तो इसके अंतर्गत जो परीक्षण आते हैं वो है आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, ठीक। और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, पिंगन का सामूहिक परीक्षण, और कैटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण, और रैवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो बुद्धि परीक्षण के बाद एक टर्म आता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि भाई कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना कि भाई जो भाषात्मक परीक्षण होता है अगर उसकी अपेक्षा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किया जाए तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और इसमें क्या क्या आता है कि भाई एक पेपर में काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई जो TAT परीक्षण होता है वो किसने दिया और कब। तो ये मार्गन एवं मरे द्वारा दिया गया, या कहीं कहीं मूरे भी लिखा आता है, तो वह 1935 में दिया हुआ है। और इसी तरह एक CAT यानी बाल अभिबोधन परीक्षण, ये किसने दिया था, लियोपोल्ड एवं बैलक ने दिया था, ठीक। तो ये हो गए आपके बुद्धि परीक्षण। और अगर और भी इसमें पढ़े तो इसकी उपयोगिता के बारे में आता है और इसकी सीमाएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें कि बुद्धि परीक्षण के उपयोग क्या है, तो बुद्धि परीक्षण के अनेक उपयोग हैं। पहला तो है शिक्षा के क्षेत्र में,
ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, और जो हमारे शिक्षक होते हैं उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने में होता है, और विशिष्ट छात्रों की भाई शिक्षा की व्यवस्था करने में होता है, और शैक्षिक निर्देशन देने में होता है, और भी जैसे उद्योग के क्षेत्र में हो गया, व्यवसाय के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षण के कई सारे उपयोग हैं, और इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक, सीमाएं क्या है कि भाई अधिकतर बुद्धि परीक्षण जो होता है वो सामान्य बुद्धि का सही मापन करते हैं। ठीक, इसलिए उनके द्वारा किसी व्यक्ति की विशिष्ट बुद्धि का मापन नहीं कर सकते। ठीक, तो ये जो परीक्षण है क्या भाई सामान्य बुद्धि का तो कर सकते हैं, लेकिन भाई कोई बालक विशिष्ट है उस बुद्धि का मापन नहीं कर सकते। और भाई बुद्धि परीक्षणों के जो प्राप्तांक अनेक कारकों से प्रभावित भी हो सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही है, तो किसी व्यक्ति की बुद्धि का जो मापन भाई ये नहीं कर सकते एग्जैक्ट। ठीक, उसके आसपास पहुंच सकते पर एग्जैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी सीमाएं हो गई, और इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो था यही ख़त्म होता है। बाकी हम अति लघुत्तरी और जो लघुत्तरी प्रश्न उन पे अभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।